सेठ नानक चंद का नाम नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में गिना जाता था। सेठ जी का सूद और ब्याज का कारोबार था। जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर रुपया दिया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वे अपनी पत्नी केसर के साथ एक महल नुमा हवेली में रहा करते थे। सेठ नानक चंद दिल के मजबूत आदमी थे। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल लिया करते थे। दया या उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी ना पाई थी, नहीं तो वो महाजन कैसे बनते। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करवाते और नित्य प्रति जमुना जी में स्नान करते। एक धर्मशाला बनवाने की उन्हें फिक्र थी, जिसके लिए उन्होंने जमीन तो ले ली थी। उनके कई असामियों में मजदूर और मिस्त्री थे, जो केवल ब्याज के बदले में उनका काम करने को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखवा लें, तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाएगा। सेठ जी को आज तक कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। सेठ जी की पत्नी केसर एक दोहरे बदन की स्त्री थी। यौवन बीत जाने पर भी युवती की तरह सिंगार में लिप्त रहती। वह उस फलहीन वृक्ष की तरह थी जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा हिस्सा बीत जाने के बाद अब उन्हें अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। आज सेठ नानक चंद को फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए उनके हाथ कांपने लगे। खत में क्या है यह तो उन्हें खूब मालूम था। इसी तरह के 2 खत पहले ही वे पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए हुए वो आकाश की ओर ताकने लगे। उन्हें बरबस ही तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगी थी। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो उनकी सहायता कौन करेगा। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार ही रहता था। अगर 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाएं तो वह अकेला क्या कर सकता है। वे सोचने लगे शायद उनकी आहट पाते ही वह भाग खड़ा हो और पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर ना आता जो इस संकट के समय में उनके काम आवे। अतः उन्हें पड़ोसियों से भी कोई आशा ना थी। हाँ, घर के किवाड़ बड़े ही मजबूत थे, उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है, 100 आदमी लग जाएं तो भी वो दरवाजा हिला ना पाए। और किसी ओर से हमले का खटका नहीं है। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खाक चढ़ेगा। और फिर उनके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से वह दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हुक सी समाई रहती थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं से मिल गया हो। खिदमतदार भी आस्तीन के सांप हो जाया करते हैं। इसीलिए अब सेठ जी अधिकतर अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ लेते उनसे ना मिलते थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठना ही पड़ता था, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में ना मिल जाता। जितनी देर वो बाहर रहते उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते। इधर उनके मिजाज में भी कुछ तब्दीली सी आ गई थी। इतने विनम्र और मधुभाषी वह कभी ना थे। गालियां तो क्या, किसी से तू तड़ाक करके भी बात ना करते। सूद की दर भी उन्होंने कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति ना मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली सी लग गई। सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम पड़ी। सेठ जी की सांस फूलने लगी, आंखें फैल गई। पत्र में लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान ना दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपए मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज्यादा ना समझाएंगे।
तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम अगर रुपए ना आ गए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा बोला जाएगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो, जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दिहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाल डालती है जो धनुष तोड़ सकता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद तुरंत सेठ ने बही खाते बंद किए और अपनी रोकड़ को संभालकर तिजोरी में रख दिया। सामने का दरवाजा भी बंद किया और अपनी पत्नी केसर के पास आकर वह खत दिखाया। केसर के पास आकर बोले कि वह खत आज फिर से आया है। केसर ने घबराकर उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह रही हूं कि 2-4 महीनों के लिए यहां से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? सेठ जी सशंक तो थे ही और स्वाभाविक भी था, ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था, लेकिन वह कायर नहीं थे। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वह पीछे कदम ना हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वह संकट को सिर पर मंडराते देखकर भाग गई थी। सेठ जी ने किसी भी तरह की विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। वह सोचने लगे, डर किस बात का, जो होना होगा वह होकर रहेगा। उन्होंने कहा, अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मरना जीना विधि के हाथ में है। वे सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहक ही इतना डरती हो केसर, आखिर वे सब भी तो आदमी हैं। अपनी जान का मोह तो उन्हें भी है, नहीं तो ये कुकर्म वो करते ही क्यों। तुम चिंता मत करो, मैं खिड़की की आड़ में से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूँ और साथ ही पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूँ। पुलिस का कर्तव्य है कि वो हमारी रक्षा करें। हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं, किस लिए? मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है। सेठानी ने कहा, पुलिस वालों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। वारदात के समय तो उनकी सूरत दिखाई नहीं देती, जब वारदात हो चुकती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर रौब जमाने लगते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूँ, यूं अगर कल वारदात होने वाली हो तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी, क्योंकि लूट के माल में इनका भी तो साझा होता है। जानता हूं, मैं देख भी चुका हूं और रोज देखता हूं, लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूं। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता हूं। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने उनको कितनी रसद पहुंचाई थी। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी थी। यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, आदमी को 16 आने दूसरों के भरोसे ना बैठना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूकें छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल कि अंदर कदम रख सकें। ये प्रस्ताव बहुत ही हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ और क्या, अब मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको तो जब देखो हंसी सूझती रहती है, इसमें हंसी की क्या बात है। आजकल तो औरतों की फौज बन रही है। सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं। अब औरतों के घर बैठने का जमाना नहीं है। विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी। हाँ, हाथ भर की जबान चाहे चला लें। यहाँ की औरतों ने भी बहादुरी के जो काम किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। पुराने जमाने की बातें छोड़ो, तब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन बहादुरी कर रही है। अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी कि उसी वक्त सेठ जी के नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी हैं? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल ही हैं। थानेदार क्यों नहीं आया? ये कहते हुए सेठ जी बाहर निकल आए। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने झुककर सलाम किया, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हों। सेठ जी ने उनसे हालचाल पूछा और कहा, दरोगा जी का मिजाज अच्छा है?
मैं तो उनके पास ही आने वाला था। उन चारों में से एक बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं, वह तो खुद ही आ रहे थे, पर एक बड़ी ही जरूरी तहकीकात आ गई, इसी कारण से वे रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत ही घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी ऐसी चिट्ठियां तो आती ही रहती हैं, इनकी परवाह कौन करता है। मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया। कांस्टेबल हंसकर बोला, दरोगा जी को खबर मिल गई थी। सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। उन्हें तो यहाँ तक मालूम हुआ कि कल आपके मकान पर धावा होने वाला है। जभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। मगर वहाँ खबर कैसे पहुंची? मैंने तो किसी से नहीं कहा। कांस्टेबल ने रहस्यमयी भाव से कहा, हजूर यह ना पूछें, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए हैं और पुलिस को खबर ना हो, ये भी भला कोई बात हुई? फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को कोई शिकायत का मौका ना दिया जाए, और सुपरिटेंडेंट साहब की तो खास ताकीद है आपके लिए। और हजूर, सरकार भी तो आपके ही बूते चलती है। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत हम ना करेंगे तो कौन करेगा? हमारे होते हुए मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी निगाहों से भी देख सके, मगर कमबख्त ये डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा हैं कि थाने से बाहर उनका मुकाबला करना मुश्किल है। मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह रहते भी तो नहीं, आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे। और हजूर, हमारे लिए तो हजारों बंदिशें हैं, कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान आफत में फंस जाती है। हमें तो ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसीलिए दरोगा जी ने आपसे यह अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो भी चीजें हों उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी, ताला और मोहर आपकी ही रहेगी। जब यह सारा हंगामा ठंडा हो जाएगा तो मंगवा लीजिएगा, इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेवारी से बच जाएंगे। नहीं तो खुदा ना करे कोई वारदात हो गई तो हजूर को जो नुकसान होगा वह तो होगा ही, ऊपर से हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाएगी। और ये कमबख्त डाकू सिर्फ माल ही नहीं लूटते, घर में आग भी लगा देते हैं और औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। हजूर तो जानते ही होंगे, आप इकबाल वाले आदमी हैं। डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। हजूर, आपके पास मोटर गाड़ी तो है ही, जो कुछ रखना हो उसमें ही रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं, किसी को कोई खटका नहीं होगा। सरकारी खजाने में आपका सारा माल जमा करवा कर आपको मिनटों में ही फुर्सत हो जाएगी। इसके अलावा हमारे 20 जवान आपके मोहल्ले में भेष बदल कर घूम रहे हैं। 2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों की भैंस के तबेले में हैं और बाकी अलावन बेचते फिरते हैं। और मैं आपको क्या क्या गिनवाऊं हजूर, हमारे थाने के कई आदमियों ने अपना हुलिया बदल रखा है सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में ना करता। सेठ जी सोचने लगे कि दरोगा जी का ये इंतजाम कितना ही अच्छा है। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग मदद के लिए आ भी जाएंगे, लेकिन जान का जोखिम तो फिर भी रहेगा। उन्होंने निश्चय किया कि दरोगा जी की इस कृपा का लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों से कुछ दे दिलाकर सारी चीज निकलवा लेते हैं, दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज उड़ा दे तो। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की, वह तो उनका कर्तव्य ही था। सेठ जी ने उनसे कहा कि भीतर की चीजें निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं है, और आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की कोई कमी तो नहीं है, मगर किसी की नीयत पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। आप कुछ मदद कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से ये सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब हजूर के ताबेदार हैं,
इसमें मदद की कौन सी बात है। आप केवल अपना सामान हमें दिखाएं, हम आपकी सारी चीजें निकाल लाएंगे। हजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकरार भी तो मिलेगा, तनख्वाह में गुजारा नहीं होता सेठ जी। सेठ जी अंदर जाकर केसर को ये समाचार सुनाते हैं। केसर बोली, भगवान ने ही आपकी सहायता की है, नहीं तो मेरे प्राण संकट में अटके पड़े थे। सेठ जी ने कहा, इसे कहते हैं सरकार का इंतजाम। इतनी मुस्तैदी के कारण ही सरकार का सारा राज चल रहा है। आखिरकार मैंने अफसरों का इतना आदर सत्कार किया है, वह निष्फल नहीं गया। मैं सोचता हूँ कि घर में कोई भी कीमती वस्तु ना छोड़ूं। अगर वो डाकू आए तो अपना सा मुंह लेकर जाएं। केसर ने मन ही मन में प्रसन्न होकर तिजोरी की चाबियां सेठ जी को थमा दी। सेठ जी बड़े ही खुश थे और सोच रहे थे कि अगर डाकू आएंगे तो उनके मुंह में कालिख लग जाएगी। घमंड तो देखो, तारीख बताकर आने वाले थे। इतने में 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूक और बाकी सामान निकालना शुरू किया। बाहर खड़ी एक मोटर कार में सारा सामान लाद दिया गया। उनमें से एक आदमी हर चीज को अपनी नोटबुक पर लिखता जा रहा था। कितने आभूषण हैं, कितने लहंगे, कितने दुशाले, कितनी नोट, कितने रुपए, सभी चीजों की एक लिस्ट बना ली गई और कार में रखवा दिया गया। अब घर में सिर्फ मामूली बर्तन और लोहे लकड़ी का सामान ही बचा था और डाकुओं के लिए ये चीजें कौड़ी की भी नहीं थी। ये सब काम करने के बाद सेठ जी के मन में एक संदेह उठा। उन्होंने पूछा, खजाने की चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। और क्या, यह तो मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, मगर ये सवाल आपके दिल में पैदा ही क्यों हुआ? यूं ही पूछा। सेठ जी लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके मन में कुछ भी शक है तो हम लोग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। ये सब हमारी जिम्मेवारी है। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया था। और ये सामान की जो लिस्ट बनाई है, ये तो मुझे दोगे ना? ये लिस्ट आपको थाने में दरोगा जी के दस्तखत के बाद ही मिलेगी। कार में सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी और ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठ गए और कार चल पड़ी। केसर द्वार पर ऐसे खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है, जहां वह मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहाँ से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पथरीला रास्ता शुरू हो गया। रास्ता एकदम सुनसान था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था। गाड़ी में बैठे हुए हेड साहब ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आज से 25 साल पहले आपके बाप केवल लोटा लेकर ही यहाँ पर खाली हाथ आए थे, क्या ये बात सच है? सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सच है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है और भगवान की दया, आदमी के बनते बनते देर नहीं लगती। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, आप जैसे धर्मात्मा की तो मूर्ति बनाकर पूजनी चाहिए। 3 रुपयों से 3 लाख कमा लेना कोई मामूली बात नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती थी साहब। आपको तो यह सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है। सारी उम्र इसी में ही फंसा रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़कर जाऊं। आपके कोई औलाद हुई कि नहीं? भाग्य में कहाँ थी साहब, और क्या कहूँ। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, जिंदगी का मजा संतान से है। ईश्वर की यही इच्छा है भाई, आदमी इसमें क्या करे। मेरा बस चलता तो इस माया जाल से निकल भागता और कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता, मगर क्या करूं, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते सेठ जी? सब गरीबों को उठाकर बांट दीजिए, साधु संतों को बांट दीजिए। कैसी बात करते हो भाई, इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है साहब। भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है, हम इस माया जाल को
मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना था साहब। भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसीलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं, आज आपकी बारी है। ये सुनते ही सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। वो सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखने लगे, फिर बोले, आप तो बड़े ही मजाकिया हैं साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं जो उनका उद्धार करने आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन अगर आपसे कहें कि यह सब जमा जत्था और लत्ता पत्ता छोड़कर घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। आपने हमें पहचाना नहीं, हम वही खुदाई फौजदार हैं जिनके लिखे हुए पत्र आपके पास पहले ही पहुंच चुके हैं। असल में ये चारों लोग डाकू ही थे जो पुलिस का भेष बनाकर सेठ जी के घर पर आए थे। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। उनकी सारी ज्ञानेंद्रियां जवाब दे चुकी थी। इसी मूर्छा की दशा में वह मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी आगे चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े। हजूर, सरकार, तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल और ज्यादा तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखते रहे, जैसे कोई शव स्वर्गरोही प्राण को देख रहा हो। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था। इस प्रकार वो डाकू एक सूदखोर महाजन को लूट कर ले गए।